मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर मिस्टर एच के वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कूलम्स लॉ का बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। हम बात करेंगे इस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ में सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उन सारी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं यह फिजिक्स की दुनिया का जो सीरीज है, उस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स का इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हमने चार्ज के बारे में बात किया था, उस चार्ज के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी करा दिया, वो भी वीडियो आपके पास पहुंच गया है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा, यदि आपने देखा नहीं है उस चैनल को, तो आप अभी जाकर के एडुजाइंस को सब्सक्राइब करो। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को पहले पूरा देखो, उसके बाद आप कूलम्स लॉ पे आओ, ठीक है? तो आज का इस कूलम्स लॉ का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होना है, उससे पहले मैं 2 लाइन आपके लिए बोलूंगा कि बेटा, मेहनत की कलम से अपनी तकदीर लिखो, मेहनत की कलम से अपनी तकदीर लिखो, हर मुश्किल को जीतकर नई तस्वीर लिखो। चलो इसी 2 लाइनों से शुरुआत करते हैं हम लोग किसका, कूलम्स लॉ का। तो हेडिंग डालेंगे बेटा जी कूलम्स लॉ, हेडिंग डालेंगे बेटा जी कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ। बेटा जब हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक्स पे आइए। बिल्कुल कैमरा में नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा है, वेट 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 वेट, थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ मैं, अब देखो आ रहा है यहाँ पे। चलिए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का शुरुआत करेंगे बेटा। कूलम्स लॉ का जब हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा सोचते हैं बेटा, थोड़ा समझते हैं इसको कि शुरुआत कैसे करेंगे। देखो समझो जरा सा, यहाँ पे जरा सा समझो बेटा, होता क्या है बेटा, मैटर, हम सब ने पढ़ रखा है मैटर के बारे में। तो इस मैटर का ना 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इस मैटर का 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है बेटा। प्रॉपर्टी होता है मास, एक प्रॉपर्टी होता है बेटा मास, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसका चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसका चार्ज। तो मैटर का 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है बेटा मास एंड दूसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज। हम सबको ये पता, हम सब 11th पास है, हम सब 9th पास है, हम सबको पता है इस मास के बारे में। यह जो पहला प्रॉपर्टी है मेरा मेरा बेटा मास, इस मास के बारे में बेटा जी ग्रेविटेशनल लॉ में, ग्रेविटेशनल लॉ में, ग्रेविटेशनल लॉ में न्यूटन सर ने क्या दे रखा है, मास का रिलेशन को बता रखा है। इसमें इसमें न्यूटन सर ने, इसमें न्यूटन सर ने बेटा मास का रिलेशन बता रखा। यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने मास का रिलेशन बता रखा, यहाँ पे इन्होंने मास का रिलेशन बता रखा। क्या रिलेशन बता रखा मास का बेटा, तो यहाँ पे मास का रिलेशन ये बता रखा है कि यहाँ पे फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के प्रोडक्ट का, एंड फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके सेपरेशन के स्क्वायर का या इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। और यहां से इन्होंने, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, और यहां से इन्होंने फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये बता रखे हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और जब इन्होंने यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, आया G इज इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। अब जब न्यूटन सर ये रिलेशन को बेटा बताए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मास के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया। इन्होंने यहाँ पे बताया कि 2 मैसिव बॉडी के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब इन्होंने बताया देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ
attraction between two massive body, two massive बॉडी, दो मैसिव बॉडी के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब बेटा जब कुलम्ब्स ने ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ा, देखा, समझा, उनको लगा कि यार मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है मास, जिसके बारे में न्यूटन सर बताए हैं। क्या बताए हैं कि दो मैसिव बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो मैसिव बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडी। अब यहाँ पे ये सोचे कि यार यदि यदि मैटर का एक प्रॉपर्टी मास है और इस मास के का रिलेशन न्यूटन ने बताया है, क्यों ना सेम चीज मैं करके देखूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई इसका मतलब यदि यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी Q1 है, इसके बीच सेपरेशन मान लेता हूं मैं R है, और यहाँ पे दूसरा बॉडी Q2 है, तो यहाँ भी तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, और यहाँ भी तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r²। और जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाऊं, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ K Q1 Q2 r²। ठीक, एज इट इज, जैसा न्यूटन ने किया था वैसा एज इट इज इन्होंने कर दिया, कुलम्ब्स ने कर दिया। जैसा न्यूटन ने किया था वैसा एज इट इज बेटा कुलम्ब्स ने कर दिया। बट परेशानी कहाँ आया, प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम आया यहाँ पे बेटा इन्होंने जो ये जी लिया था, कैपिटल जी लिया था बेटा, ये कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट निकला, और यहाँ पे जो ये कुलम्बिक कांस्टेंट लिया, ये डिपेंड कर रहा था मीडियम पे। प्रॉब्लम कहाँ आया इनके पास? कुलम्ब्स के पास प्रॉब्लम कहाँ आया? वहां मेहनत करना पड़ गया कुलम्ब्स को यहाँ पे के वैल्यू में मेहनत करना पड़ गया बेटा। यहाँ पे यह जो जी है, यह जो कैपिटल जी है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा? इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ना हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है। यहाँ पे यदि इस मार्कर को मैं यहाँ से नीचे फेंकता हूँ, तो बेटा यहाँ पे जितना फोर्स अर्थ इस पे लगा रहा है, यदि मैं यहाँ पे कोई मीडियम ले लूं बेटा, यहाँ पे मैं कोई मीडियम ले लूं, अब 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 यदि मैं इस मार्कर को फ्री फॉल कराऊं, तब भी मार्कर पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना फ्री स्पेस में था। मतलब यह जो जी है वह यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि इट डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी मीडियम, यह किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यह यूनिवर्सल इसलिए है कि इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी मीडियम, या किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बेटा, या किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इस के बारे में बात करूं, जरा सा देखना, इस के बारे में यदि मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मान लो ये हमारे पास दो मार्कर है। ठीक है, ये हमारे पास दो मार्कर है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इसको एक चार्ज बॉडी, इसको दूसरा चार्ज बॉडी। यदि ये वाला अभी देखो, अब इसके बीच अभी बेटा अभी इसके बीच कोई स्पेस है क्या? अभी इसके बीच इस दो बॉडी के बीच फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है यहाँ पे।
तो यदि यह अभी यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 100 का 100 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे पड़ेगा, या यदि यह 100 न्यूटन का फोर्स ये लगाएगा तो 100 का 100 न्यूटन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन बेटा जी यदि मैं बीच में मीडियम लगा दूं यहाँ पे ना, अब बीच में मीडियम लगा दूं यहाँ पे, अब देखो बीच में मैं मीडियम लगा दूं, अब बेटा यदि मैं बीच में मीडियम लगा दूं ना, अब ये वाला चार्ज बॉडी यदि इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, अब इस पे कितना पहुंच रहा है, इस पे सिर्फ 10 न्यूटन पहुंच रहा है। 90 न्यूटन क्या हुआ, ये जो मीडियम था, ये मीडियम 90 न्यूटन अपने अंदर क्या किया, कमिट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह जो के है, यह जो कुलम्बिक कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो बेटा ये के है, ये क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, तो ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अच्छा जी, जब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है तो यहीं से कूलम सर को क्या करना पड़ा, यहीं से कूलम सर को इस मीडियम को क्या करना पड़ा, कंप्लीटली डिराइव करना पड़ा, कंप्लीटली इसको क्या करना पड़ा, कंप्लीटली इसको स्टडी करना पड़ा। तो जब ये स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते 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 इनको एक मिला, एंड दैट टर्म इज परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब इनको एक टर्म मिला बेटा, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, ये परमिटिविटी बेटा, परमिटिविटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। क्या मतलब होता है बेटा, परमिटिविटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या बेटा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे परमिटिविटी का मतलब क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। अब यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम था, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूज किया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। या किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का सिंबल क्या होता है बेटा, ई लिख दो आप इस तरह से, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो इन्होंने इनको परमिटिविटी को डिफाइन करना पड़ा। क्या हुआ, परमिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम किससे रिप्रेजेंट होता है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट होता है। अब अब इनके सामने समस्या क्या आया, अब इनके सामने समस्या ये आया कि भाई ये एप्सिलॉन को भी तो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा एप्सिलॉन को, इन्होंने देखा कि यार ये जो एप्सिलॉन है हमारे पास, ये जो एप्सिलॉन हमारे पास है, इस एप्सिलॉन में पूरा लिख दो बेटा, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, उस एप्सिलॉन में इन्होंने देखा कि यार एप्सिलॉन में कई बार ऐसा होगा कि कोई स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ पे अभी इस दो मार्कर के बीच, इस दो चार्ज बॉडी के बीच यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, को उन्होंने बोला एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला बेटा, इसको उन्होंने बोला एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखेंगे बेटा, ये जीरो जो है, ये जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता मैं, ये जीरो जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड KNAUGHT, ये नॉट है बेटा। इस नॉट को हम लोग कहते हैं नेवर, इस नॉट का मतलब होता है नेवर, जीरो, इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिए हैं। एप्सिलॉन नॉट इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला फ्री स्पेस, इन्होंने बोला फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब इन्होंने बोला फ्री स्पेस। और एक लिया, जिस तरह से हमने इसको लिया था, ये हमारे पास बीच में मीडियम आ गया, तो ये दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या आ गया, मीडियम आ गया है, इन्होंने लिया एप्सिलॉन एम, इन्होंने लिया बेटा एप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम। ये फ्री स्पेस हो गया, ये मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया। ठीक है, ये फ्री स्पेस हो गया, ये मीडियम हो गया। इतना बात क्लियर है एकदम, बोलो इतना बात क्लियर है कोई डाउट। अब तक हमने क्या बोला आपको, हमने सिंपल सा बात बोला कि भाई सोचे कैसे कूलम्स में,
कूलम्ब्स ने सोचा कि मैटर की तो दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है मास, दूसरा होता है चार्ज। तो मास को ऑलरेडी ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन सर ने दे दिया था और इनका यूनिवर्सल लॉ हो गया था। तो इन्होंने सोचा जो चार्ज है तो ना उस पे भी मैं सेम चीज कर दूं। जब ये सेम चीज किया तो परेशानी कहाँ आया, इस कांस्टेंट को करने में परेशानी आया। क्या परेशानी आया, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ये डिपेंड नहीं करता था किसी मीडियम पे, लेकिन ये डिपेंड कर रहा था मीडियम पे, इसीलिए इनको परमिटिविटी को क्या करना पड़ा, डिफाइन करना पड़ा। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला आपको कि यदि यह इसके इस दो चार्ज बॉडी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जितना फोर्स ये एक्ट कर रहा है उतना का उतना फोर्स इस पे लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मीडियम डालता हूँ अब वहां पे क्या होता है, अब वहां पे उतना फोर्स नहीं आ रहा है। अब यदि ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे 20 जा रहा, 80 ये एब्जॉर्ब कर रहा है, 20 जा रहा, 30 ये एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि यह जो मीडियम आ जाता है, यह जो परमिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। क्या होता है बेटा, ये जो एप्सिलॉन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ये जो परमिटिविटी है इज इनवर्सली proportional to force applied। ये फोर्स अप्लाइड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। क्लियर है यहाँ तक, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। इतना बात क्लियर हो गया, बोलो। थोड़ा सा और समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा और समझना है यहाँ पे। चलो इसको मिटा पहले मैं, थोड़ा सा और चीज को समझिए। अब अभी तक देखो, अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया क्या क्या प्रॉब्लम आया, मैंने बस उसको बताया। अभी एक और प्रॉब्लम आएगा इनको के को जब ये डिफाइन करेंगे तो वो क्या प्रॉब्लम आएगा, एक आया एक चीज हमें मिल गया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन का। नेक्स्ट टाइम में जाते मिटाओ इसको। चलो समझना आप जरा से बेटा, बात बताओ बेटा हमारे हमें मुझे आप कि यहाँ पे ये मान लो चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है बेटा, ये मान लेते हैं हम लोग चार्ज्ड बॉडी। तो बेटा यदि ये चार्ज्ड बॉडी है तो क्या ये चार्ज्ड बॉडी अपना इफेक्ट एक तरफ ही दिखलाएगा क्या, या अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखलाएगा? कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपना इफेक्ट क्या होगा, चारों तरफ दिखलाता है। बेटा यहाँ पे यहाँ पे यदि यह चार्ज्ड बॉडी है मान लेते हैं Q1, तो ये अपना इफेक्ट तो चारों तरफ दिखला रहा, ये अपना इफेक्ट तो चारों तरफ दिखला रहा है बेटा। यदि यह चार्ज्ड बॉडी है तो ये अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखला रहा है। वैसे ही यहाँ पे बेटा कोई दूसरा चार्ज्ड बॉडी है तो यह भी अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखलाएगा, यह भी अपना इफेक्ट बेटा चारों तरफ दिखलाएगा। बोलो इतना बात क्लियर, कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपना इफेक्ट क्या होगा, चारों तरफ दिखलाएगा। तो यदि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखलाएगा तो आप ही देखो ये वाला लाइन ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन एक लाइन है जो कि दो चार्ज्ड बॉडी को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला लाइन इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला लाइन इधर की तरफ आ रहा है। जब ये दोनों दोनों लाइन आपस में ज्वाइन कर रहा है तभी एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कूलम्ब्स लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस के लिए। बेटा फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है ये अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखला रहा है, ये वाला जो चार्ज्ड बॉडी है ये अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखला रहा है। लेकिन बच्चा ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कब कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है जब ये लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। मतलब कूलम्ब्स लॉ आर वैलिड ओनली फॉर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ा इनको,
इनको और लिखना पड़ा कि ये जो Q1 और ये जो Q2 के बीच फोर्स इफेक्ट हो रहा है, कोलम्बिक फोर्स इफेक्ट हो रहा है, वह तभी हो रहा है जब ये लाइन ज्वाइन होता है बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब Coulomb's law are valid when line joining between the two charges, joining between the two charges। कूलम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब लाइन ज्वाइन होता है दो चार्जेस के बीच में। कूलम्स लॉ आर वैलिड व्हेन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक, अब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस में अब इनको इस के को तो डिफाइन करना था, तो के को डिफाइन करना था, तो इन्होंने सोचा कि यार यदि यह यदि यह चार्ज अपना इफेक्ट दिखला रहा चारों तरफ, तो वह चारों तरफ का मतलब क्या हुआ, 3D में सोच के देखिए, 3D में सोच के देखिए, कोई है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कोई बॉल वगैरह है क्या, कुछ गोल, हाँ बोतल है। 3D में सोच के देखो बेटा, यहाँ पे 3D में सोच करके देखो बेटा, यहाँ पे ये अपना इफेक्ट यदि दिखला रहा है तो चारों तरफ अपना इफेक्ट दिखला रहा है, यदि चारों तरफ अपना इफेक्ट दिखला रहा है तो कितना दिखला रहा है, 4 पाई। सॉलिड एंगल कितना होता है बेटा, 4 पाई। चारों तरफ इफेक्ट दिखला रहा है तो 4 पाई। क्या कर रहा हूँ, यदि ये अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखला रहा है तो कितना दिखला रहा है, किस डिग्री पे दिखला रहा है, 4 पाई में दिखला रहा है। एक तरफ दिखलाएगा तो 1/4 पाई। देखो ये वाला चार्ज अपना इफेक्ट चारों तरफ दिखला रहा है, मतलब 4 पाई में दिखला रहा है। 3D में सोच के देखो, 4 पाई में दिखला रहा है अपना इफेक्ट। एक चार्ज अपना इफेक्ट किधर दिखला रहा है, 4 पाई दिखलाता है, 4 पाई दिखलाता है। चारों तरफ इफेक्ट दिखलाएगा तो 4 पाई, एक तरफ दिखलाएगा तो 1/4 पाई, एक तरफ दिखलाएगा तो 1/4 पाई। ये तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस है, वो इफेक्ट किधर दिखला रहा है, एक तरफ दिखला रहा है, इसीलिए क्या होगा बेटा, 1/4 पाई, 1/4 पाई। क्लियर है, 1/4 पाई। अच्छा, और यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये वैल्यू इन्होंने दिया अपना कोलम्बिक कांस्टेंट का। अब क्लियर कि यह जो के का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो कहाँ से आया। अब इन्होंने बोला कि भाई यदि मुझे फ्री स्पेस के लिए लिखना पड़ेगा, यदि मुझे फ्री स्पेस के लिए लिखना पड़ेगा, फ्री स्पेस के लिए लिखना पड़ेगा, तो मैं के का वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि मुझे मीडियम के लिए लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। क्लियर यहाँ तक, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इन्होंने के को डिफाइन कर दिया, मेहनत तो करना पड़ा बेटा इनको, देखो कितना सारा मेहनत करना पड़ा। अब इन्होंने के को डिफाइन कर लिया। अब जब यह के को डिफाइन कर लिए, अब कह रहे हैं ये कि अब मैं अपना स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ। तब इन्होंने क्या किया बेटा, अब इन्होंने अपना स्टेटमेंट को लिखा, और अब समझते हैं कि क्या लिखा। इसको बेटा मिटाऊं, इस साइड मिटा रहा मैं, इस साइड। इन्होंने अब जा करके जब पूरा रिसर्च इन्होंने कर लिया, अब ये एबल हो गए कि ये अपना लॉ को लिख सकते थे, तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने सिंपल सा लिखा अपना स्टेटमेंट। क्या है बेटा, इन्होंने सिंपल सा अपना स्टेटमेंट लिखा। वो स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force between the force between two point charges, 2 point charges is directly proportional to
is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of separation between them। क्या बोला इन्होंने, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 and inversely proportional to the square of separation between them। अच्छा यहाँ पे बेटा हमने वर्ड सेपरेशन यूज किया है, मैंने डिस्टेंस यूज नहीं किया है। इंपॉर्टेंट, समझेंगे अभी क्यों। कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेकंड वाला कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करता है। एक चार्ज को मैं यहाँ रखता हूँ, दूसरे चार्ज को मैं यहाँ रखता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा जब तक उस दोनों चार्ज को मैं एकदम बिल्कुल क्लोज ना रखूं। इसलिए छोटे चार्ज के बारे में बात किया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। तो बेटा यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या लिखूंगा अब हमने डिफाइन तो कर लिया ना K को, हमने लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे K Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, थोड़ा एक चीज और समझना, यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा समझना ध्यान से। मैथ्स वाले बच्चे खास करके समझना बेटा। बेटा एक बात बताओ आप, मैथ्स वाले बच्चे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। फ्रॉम 1 and 2 आप RHS साइड को देखना, RHS साइड में आप क्या कर रहे हो बेटा, आप Q1 Q2 बाय r² लिख रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 को बेटा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तभी तो आप Q1 Q2 पे r² लिखोगे। तो बेटा यदि आप RHS साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप LHS साइड को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे F इंटू F² लिखना था ना बेटा, आप तो लिखे नहीं इसको। ऐसा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जब भी आप कूलम्स लॉ को बेटा डिफाइन करोगे ना, बच्चे कहते हैं सर हमने तो पूरा लिखा था, मार्क्स तो मिला नहीं। बेटा इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक लाइन लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स सेम ही तो है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ड्यू टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ड्यू टू law of proportionality constant इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या ड्यू टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये दोनों सेम चीज है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ। क्लियर यहाँ तक। अब बेटा देखो, आपने इस k का दो वैल्यू निकाल करके रखा हुआ, एक 1/4πε0 किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, एक 1/4πε किसके लिए, मीडियम के लिए। तो यहां से इस फोर्स को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं ना, फ्रॉम फ्री स्पेस फॉर फ्री स्पेस क्या होगा बेटा, ये होगा F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। बोलो, एक होगा हमला हमारा क्या,
फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ एम इज इक्वल टू के, सॉरी के बदले लिख लो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब दोनों को लिख लिए। अब यहां से ना, यहां से बेटा दोनों का रिलेशन निकलेगा हमारे पास, यहां से दोनों का रिलेशन निकलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, मिटाओ इसको। अब आपसे रिलेशन पूछता है, यदि बेटा हम लोग क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दे। देखो मैं यहाँ पे क्या कर लूं, मैं यहाँ पे बेटा एफ नोट अपॉन में एफ एम करूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बेटा ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो कट्टी कट्टी हो गया बेटा। क्या बचा, 4 पाई से 4 पाई भी कट्टी कट्टी हो गया बेटा। क्या इसको एफ नोट अपॉन में एफ एम को क्या हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बोलो लिख सकते हैं ना बेटा। और ये जो एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या हुआ रिलेटिव परमिटिविटी बेटा, इसको यदि हमें डिफाइन करना पड़े रिलेटिव परमिटिविटी को, तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड permittivity of free space, permittivity of free space, free space, ठीक है, दैट इज हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पे ना, यह जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कूलम्स ने निकाला था। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कूलम्स ने निकाला था, दैट इज हमारा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, इसका यूनिट, के का यूनिट एंड एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देख लेते हैं बेटा इसको बेटा। चलो आइए, यूनिट ऑफ के का बात करेंगे और यूनिट ऑफ परमिटिविटी का बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ के का यूनिट, बेटा आपने क्या लिखा, आपने लिखा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से बचा के Q1 Q2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर लिखेंगे, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। एफ को क्या लिखोगे बेटा न्यूटन, आर को क्या लिखोगे बेटा मीटर स्क्वायर अपॉन में, ये भी कूलम्ब ये भी कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैसे ही कई बार परमिटिविटी कहा जाता है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख लो,
तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से बचा, यहाँ से हम लोग यहाँ एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ उधर ले जाओ और यहाँ पे 1/4 ये तो हटा ही दो, Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। ये तो यूनिटलेस है बेटा, इसका क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा 8.85 इंटू 10⁻12 निकला है, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना बेटा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे हमें हमें क्या पता है, k इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बेटा 1/4 पाई का वैल्यू आप रखोगे 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखोगे 8.85 इंटू 10⁻12। और इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, आपको आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9। कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। बेटा k का वैल्यू क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻9। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्या लिखेंगे बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये k का वैल्यू हो गया। क्लियर एकदम। तो ये हमारा k का वैल्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से हमने किया इसको। अब इसका एक चीज और रह रहा है हमारे पास, जो रह रहा है कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का। चलो आओ उसको भी देख ही, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बता दो इसको। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म का यदि हम बात करेंगे, मैं ऐसे करता हूँ इसको। मान लो एक कोऑर्डिनेट ले लो आप, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ले लो, यहाँ पे एक चार्ज रख लो बेटा, Q1 चार्ज, और ओरिजिन से इसको मिला दो। मान लो R1 सेपरेशन पे है, ठीक है, और एक चार्ज रख लो यहाँ पे Q2 चार्ज, इसका सेपरेशन ओरिजिन से ये 0 0 से कितना है बेटा, R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमने क्या बात किया, क्या इसके बीच में लग रहा है कोई फोर्स, क्या नहीं लग रहा, क्योंकि हमने क्या बात किया, हमने बात किया लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस के बारे में। यदि हमने बात किया लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस के बारे में, तो हमें हमें बेटा इसको भी क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेपरेशन को क्या लिखो बेटा, देखो ध्यान रखिएगा, यदि 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 2 बाय 1। यदि 2 1 पे लगा रहा है, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 बाय 2। इसका मतलब समझो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि यहाँ पे बेटा F21 लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1। और यदि फोर्स 1 2 पे लगा रहा, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। अब यदि मैं इधर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे 2 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे R को भी क्या लूंगा, 2 1 लूंगा। बोलो इतना बात क्लियर है, 2 1 लूंगा। अब हमें दो बेसिक्स बातें पता होना चाहिए। पहला पता क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले बेसिक्स बात, दो बेसिक चीज पता होना चाहिए। क्या, पहला तो पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो बच्चे 11th नहीं पढ़े, हमारे प्रीत की तरह जो बच्चे 11th नहीं पढ़े,
तो उनको तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पता ना, अब उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा। बेटा यहाँ पे क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड, द सम ऑफ two side of a triangle is equal to third side, the sum of two side of a triangle is equal to third side। इसका मतलब बेटा यदि मैं R1 प्लस, यदि मैं यहाँ पे लिखूं R1 प्लस R21, तो ये क्या हो जाएगा बेटा R2 के बराबर। तो यहाँ से बेटा यदि R21 निकालना पड़ेगा तो क्या होगा R2 माइनस R1। इस तरह से उल्टा करूं मैं, यदि यदि ये इधर की तरफ जा रहा है F12 लूंगा तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, R12 क्या हो जाएगा बेटा R1 माइनस R2, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, इतनी बेसिक बातें तो आती होगी आप लोगों को, ये नहीं आती है तो कोई बात नहीं। क्या क्लियर हो गया? एक और चीज पता होना चाहिए, क्या एक और चीज पता होना चाहिए हमें अभी इसको करने के लिए, दैट इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर। एक और चीज पता होना चाहिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब क्या होता है सर यूनिट वेक्टर, चलो समझते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे जिसका नाम प्रीत है, मान लो एक बच्चा बैठा हुआ है जिनका नाम प्रीत है, इनका नाम है प्रीत दुबे। ठीक है, इनका नाम है प्रीत दुबे। अब इसके पास क्या है बेटा, इसके पास देखो यदि मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो इसके पास प्रीत नाम मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड है, और दुबे लगा हुआ है मतलब एक डायरेक्शन भी है इनके पास, पता है हमें कि चलो यार पंडित जी हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, मतलब ये क्या है, ये प्रीत दुबे वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पे कोई भी एक नाम जनरल सा मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूं क्या ले लूं क्या ले लूं, मान लो मैं ले लेता हूँ लक्ष्य, मैं ले लेता हूँ लक्ष्य। अब लक्ष्य के नाम के आगे कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके पास, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या होगा बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। अब लक्ष्य को लग रहा है कि यार मैं 12th पास हो रहा हूँ, अब 12th पास होने वाला हूँ, अभी तक मेरा कोई डायरेक्शन आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। तो चलो आज से मैं भी वेक्टर क्वांटिटी बनता हूँ और आज से मैं अपना नाम रखता हूँ लक्ष्य प्रीत दुबे। अब इनको लग रहा है कि यार ये क्या कर लिया हमने यहाँ पे तो मैंने, मुझे सिर्फ दुबे चाहिए था, हम यहाँ पे प्रीत मैग्नीट्यूड भी आ गया है। क्या करो भाई, इसको इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जैसे ये डिवाइड किया अब ये क्या हो गया, अब ये लक्ष्य दुबे हो गया, अब ये लक्ष्य दुबे हो गया। अब इसके पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्या हो गया ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब जैसे ही यह इस वेक्टर क्वांटिटी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, इसके पास क्या मिल गया, इसके पास डायरेक्शन मिल गया, इसके पास क्या मिल गया बेटा, इसके पास डायरेक्शन मिल गया। इसका मतलब यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। कौन है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन। ये क्या देता बेटा, ये हमें डायरेक्शन देता। अब ये जो डायरेक्शन देता है तो इसका मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय कैप, इसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। तो यहाँ पे यदि मुझे कोई वेक्टर लिखना पड़े, मान लो मैं लिखता हूँ वेक्टर ए, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़े तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, मुझे डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर फॉर्म में करना है, मतलब हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं, ये वाला फोर्स इधर एक ये वाला फोर्स डायरेक्शन इधर है और इस वाले फोर्स का डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों का है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, तो Q1 Q2 यहाँ भी होगा, Q1 Q2 यहाँ भी होगा, सेपरेशन दोनों में सेम ही है। मतलब यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो हो रहा है F12 का, उतना ही मैग्नीट्यूड हमारे पास F21 का भी होगा, लेकिन लेकिन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए करें वेक्टर लॉ को। ये बेसिक्स बातें जरूरी था बताना, तो कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है ना 11th में, उनको तो दिक्कत होगा। चलो आओ बात करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसको, मान लेते हैं F12। क्या लिखेंगे बेटा F12 में, हमें पता है क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय F12 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में, ये क्या हो गया बेटा, ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये हमें क्या निकला, ये हमें निकला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला है। अब बेटा इसको यदि मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर यहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर ऐसे लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12 का वैल्यू हमें पता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग R12 का वैल्यू हमने निकाला था, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे R12 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। R12 को मैं खोल सकता हूँ, R12 वेक्टर कौन में R12 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे R12 को भी एक काम करो, एक स्टेप बेटा, एक स्टेप अभी रहने दो, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 बाद में खोल लेंगे, अब यहाँ पे खोल लेंगे, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो, R12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय, अब R12 के बदले में लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। बेटा यहाँ पे F12 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, और R12 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे F21 वेक्टर क्या हुआ बेटा, F21 वेक्टर यदि हमें लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना, बस मैग्नीट्यूड को चेंज, सॉरी इसको चेंज करना, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, यहाँ पे R2 माइनस R1 का क्यूब होगा, फिर यहाँ पे R2 माइनस R1 होगा, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है कुछ कंपैरिजन, कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे वेक्टर लॉ को और ग्रेविटेशनल लॉ को, और आता है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमारा वेक्टर लॉ का,
कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज है हमारा वेक्टर लॉ का, तो पहले उसको देख लेते हैं। मिटाओ इसको। चलो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमारा कूलम्स लॉ का। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला क्या है बेटा कि कूलम्स लॉ जो होता है वो एक्ट होता है लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। पहला, कूलम्स लॉ एक्ट बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ is ना, कूलम्स लॉ बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन होता है उसके लिए वैलिड है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये जो कूलम्स लॉ है बेटा, ये कूलम्स लॉ सेंट्रल फोर्स के लिए एक्ट होता है। ठीक है। तो कूलम्स लॉ फॉलो करता, पहले ये लिख, कूलम्स लॉ फॉलो, कूलम्स लॉ फॉलो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ फॉलो क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कूलम्स लॉ किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा बेटा क्या है हमारे पास? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इज अ सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ, कूलम्स लॉ क्या बेटा? कूलम्स लॉ हमारा सेंट्रल लॉ है। ठीक है। अच्छा, चौथा, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आर वैलिड, आर वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। पॉइंट चार्ज ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है कूलम्स लॉ बेटा? कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है। तो पहला क्या है? कूलम्स लॉ एक्ट होता है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। कूलम्स लॉ सेंट्रल फोर्स है और कूलम्स लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? तो कूलम्स लॉ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है? जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कूलम्स लॉ कूलम्बिक फोर्स ऐसे लिख देता बेटा, कूलम्बिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है बेटा? ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स यदि होता है हमारा, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स बेटा मैकेनिकल एनर्जी को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये तो 5 प्रॉपर्टीज हो गए आपके कूलम्स लॉ का। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बिल्कुल सही बात है। तो कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो पहला क्या हमारा कंपैरिजन? पहला कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force may be attractive, or repulsive, but gravitational force is always attractive, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि दो हम लोग सिमिलर नेचर के फोर्स को चार्ज को लेकर के आएंगे तो रिपेल करेगा, अपोजिट को लेकर आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, इस दूसरा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends upon medium, but gravitational force do not depends upon medium। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता किसी मीडियम पे। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक लाइन और लिखिए, तीसरा नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर फोर्स as compared to gravitational force, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर एकदम। चलो, तो हमारा फाइनली ग्रेविटेशन का हमारा फाइनली आपका कूलम्ब्स लॉ क्लियर हो गया। बिल्कुल डिटेल्ड, हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया इसको, ठीक है। और इस जीरो लेवल से लेकर के हमने जितना भी कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं बचा, हमने सारा का सारा आपका कवर कर दिया बेटा। लेकिन प्रॉब्लम अभी एक आया मेरे सामने, ये कि मुझे इस पूरे चैप्टर का ये जो सीरीज हमारा चल रहा है वो तो चलता रहेगा, वो नहीं रोकूंगा मैं, लेकिन मुझे वन शॉट्स बनाना पड़ेगा। भाई बच्चों का कहना है कि एग्जाम आ रहा है तो हमें वन शॉट्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर्पस के लिए। ये जो मैं कर रहा हूँ ये बोर्ड के साथ साथ आपका जेई लेवल भी है, इसमें रहेगा आपका। हमने इसलिए जीरो से उस लेवल तक का किया है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको मुश्किल से बोर्ड लेवल का यदि मैं कराऊंगा तो 1 से 1.5 घंटे का होगा, 1 से 1.5 घंटे में आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, यहीं रोकता हूँ।